नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। ब्रूनर की जो थ्योरी आज हम वो पढ़ेंगे। ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जेएस ब्रूनर। इनके जो पूरा नाम है वो क्या था? जेरोम सेमोर ब्रूनर था और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। इनको क्या है? फादर ऑफ स्कैफोल्डिंग बोला जाता है और डिस्कवरी लर्नर इनको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब देखो, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं हम। आपने देखा होगा स्कैफोल्डिंग किसका ज़्यादा फेमस है? वाइगोत्स्की का। और बहुत ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया किसने था। इन्होंने ब्रूनर ने दिया था या वाइगोत्स्की ने दिया था? देखो, अगर मैं इसके जनक की बात बोलूँ, स्कैफोल्डिंग जो शब्द की अगर मैं बात बोलूँ, वर्ड की अगर मैं बात बोलूँ, तो वो दिया था हमारा, किसने दिया था? ब्रूनर जी ने दिया था। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट जो सबसे ज़्यादा किया, ज़्यादा जिन्होंने बल जिसने दिया, फोकस जिसने ज़्यादा किया, वो थे हमारे वाइगोत्स्की। लेकिन होता ना कि स्टार्टिंग किसने की, जनक कौन था उस चीज़ का, फादर कौन था? तो वो थे हमारे ब्रूनर। ठीक है, उन्होंने बच्चे को क्या माना कि बच्चे क्या थे? डिस्कवरी लर्नर हैं, यानी कि खोज करता है। ठीक है, इनके अन्य नाम और दिए गए हैं। क्या क्या? अन्वेषण सिद्धांत किसने दिया? संरचना सिद्धांत किसने दिया? एक ही बात है, अन्वेषण यानी कि खोज करना। ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में क्या बोला था कि बच्चों को ना वातावरण ही ऐसा दे दो, बच्चे क्या है अपनी बुद्धि का निर्माण खुद से कर लेंगे। उस वातावरण में रहकर खुद अपनी बुद्धि का निर्माण कर लेंगे। जैसे जैसे वो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, वो खुद उसके अंदर क्या है, उनका मानसिक विकास होता चला जाएगा। आइए बात समझिए, ब्रूनर ने ये बात बोली थी, तो इसीलिए उनके सिद्धांत का नाम क्या है? अन्वेषण भी बोला जाता, कहीं पर संरचना भी बोला जाता, संरचना सिद्धांत। तो इनमें कन्फ्यूजन मत होना कि ये कि ब्रूनर ने तो संज्ञानात्मक दिया था, ये कहाँ से आ गए? तो ये इसी के नाम है। आइए बात समझिए, और क्या नाम है इसका? डिस्कवरी लर्नर थ्योरी भी है। ठीक है, क्योंकि ब्रूनर जी ने ये माना था कि बच्चे क्या है, वो खोज कर करके सीखते हैं। ठीक है, अपने वातावरण से क्या करते हैं, उन चीज़ों को डिस्कवर कर करके सीखते हैं। ठीक है, और स्कैफोल्डिंग का भी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके का ढांचा। मैं इसका अगर मीनिंग की बात करूँ स्कैफोल्डिंग की, इसका मतलब होता है ढांचा। देखो आपने ना वे देखे होंगे कई वे आदमी वो जो खेल वगैरह दिखाते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऐसे चार बांस के डंडों पर खड़े होते हैं। नॉर्मली इसका वर्ड वो होता है सहारा देना। जो इन बांस के डंडों पर वे खड़े होते हैं ना, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मचान। नॉर्मल भाषा में, अपनी साधारण सी भाषा में, कि वो मचान पर खड़े हैं। ठीक है, मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये बांस के डंडों को बोला जाता है ऐसे मचान। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? मचान। ठीक है, लेकिन अब हम कोई नॉर्मल भाषा की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो साइकोलॉजी में इसका मतलब क्या है? सहारा देना, ढांचा। ठीक है, देखो ढांचा देना, सहारा देना का मतलब क्या है? मान ले बच्चा है, वो पढ़ रहा है खुद से। हमें बच्चों को ऐसे नहीं कि आगे से आगे नहीं बताना है कि जैसे मान लो बच्चे को हमने थोड़ा बहुत सिखा दिया, फिर बच्चे को खुद से करने दो, अपने आप बच्चे को करने दो। ऐसा नहीं कि उसको आगे हर क्वेश्चन का आंसर बताते जाओ। बच्चे को खुद से करने की कोशिश करने दो, और जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आए वहाँ पर उसकी सहायता कर दो। जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम लगे वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दो, वहाँ पर उसको थोड़ा सा सहारा दे दो, यानी कि वहाँ पर थोड़ी बहुत क्या कर दो? स्कैफोल्डिंग कर दो। आई है बात समझे? स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब हुआ? सहारा देना। ठीक है, बच्चा अगर कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वहाँ पर जाकर उसकी समस्या को दूर करो। ये नहीं कि उसको जितनी भी प्रॉब्लम है उनका पहले ही सॉल्यूशन आगे से आगे देते जाओ, नहीं, बच्चे को खुद से करने दो। आई है बात समझे? लर्निंग बाय डूइंग करने दो बच्चे को। ठीक है, करके सीखने दो बच्चों को। तो यहाँ तक आई है बात समझे? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका एनसीएफ 2005 था ना, वो ब्रूनर की थ्योरी पर ही बेस्ड था। आइए बात सुनिए, जो आपका एनसीएफ 2005 था वो किसकी थ्योरी पर बेस्ड था? ब्रूनर की थ्योरी पर बेस्ड था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। उसमें इन्होंने क्या है, बहुत सारी अपनी टर्म दी हुई थी। ठीक है, अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बच्चे देखे अपने आसपास के। ठीक है, आसपास के बच्चे देखे और उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे सीखते हैं ना, सीखते हैं यानी कि बच्चों का जो कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, मानसिक जो विकास होता है वो कैसे होता है? 3 चीज़ों से होता है। पहली बात तो थिंकिंग, कि बच्चे की थिंकिंग कैसे है, बच्चा सोचता किस प्रकार से है, पहली बात उन्होंने ये देखी। दूसरा, बच्चे का अनुभव कैसे रहा है, एक्सपीरियंस कैसे रहा है, उसका आसपास का माहौल कैसे रहा है,
देखो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या अपने माहौल से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अगर बच्चे के अगर आस पड़ोस में अगर कोई अब्यूजिंग कर रहा है तो बच्चे का तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है बच्चे को, वो ऑटोमेटिक उसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ऐसा मिला है। या कई बच्चों का क्या है, वातावरण बहुत अच्छा होता है, एजुकेटेड माहौल होता है, तो एजुकेटेड माहौल में बच्चा क्या है, हर चीज़ बहुत सारी इजीली आराम से वही सीख लेता है। आई बात समझे। तो ब्रूनर ने कहा पहली बात तो बच्चे का थिंकिंग कैसी है, सोच कैसी है, भाई माइंड भी तो उतना होना चाहिए ना, ठीक है। दूसरी बात बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और तीसरी बात इन दोनों चीज़ों के बाद उस बच्चे को उस लेवल पर कितनी ट्रेनिंग दी है, ठीक है, उसको एक्सपर्ट कितना किया गया, उसको अभ्यास कितना करवाया गया है उस चीज़ का। इन 3 चीज़ों पर बच्चों का क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। आई है बात समझिए। उन्होंने ये 3 चीज़ें एक्सपीरियंस की कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है ना, इन 3 चीज़ों पर बेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, पहली बात तो उन्होंने उनकी एक डेफिनेशन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला कि चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर, बच्चे जो है वो सक्रिय क्या है, सीखने वाले होते हैं। हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड, जो अपना जो दिमाग है वो खुद बनाते हैं, जो अपना संज्ञानात्मक विकास खुद करते हैं। कैसे करते हैं, अपने आसपास चीज़ों को देखकर, अपने आसपास चीज़ों को समझकर, उनके साथ अंतःक्रिया करके, कैसे वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके वो अपना दिमाग क्या करते हैं, अपना संज्ञानात्मक विकास वो खुद करते हैं। तो आई की बात समझिए, उनके डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है आ जाती हैं, ठीक है, कि ये वाली परिभाषा किसने दी थी, क्या दी थी, चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर, जो बच्चे हैं वो क्या है, सक्रिय सीखने वाले होते हैं। हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड, जो अपना क्या है मानसिक, जो अपनी बुद्धि का विकास खुद करते हैं। आई बात नहीं, ये ब्रूनर की बातें कर रही हूँ मैं सारी, ठीक है, हमें खुद से कुछ नहीं जोड़ना है कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, नहीं, ब्रूनर के अकॉर्डिंग सारी बातें चल रही हैं अभी तक। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को जैसे पियाजे ने एज के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था ना, ऐसे ही इन्होंने भी, ब्रूनर ने भी बच्चों को एज के अकॉर्डिंग बांट दिया। अब मैं यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगी, अलग अलग बुक में अलग अलग एज है, लेकिन जो मैंने ऑथेंटिक बुक देखी है उनकी एज ये वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आते नहीं है एज में से, ठीक है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उनमें ये वाली एज दी हुई है, ठीक है। वैसे कहीं पर क्या है, जो इनएक्टिव एज है वो 0 से 3 साल भी दी हुई है, ये 3 से 7 साल या 8 साल या ये 8+, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है उनको हमें फॉलो करना है मेनली। देखो जो ब्रूनर जी थे उन्होंने क्या किया, बच्चों को देखकर उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको 3 हिस्सों में बांट दिया कि भाई हाँ, बच्चों को ना 3 ग्रुप में बांटो, क्योंकि उनका जो मानसिक विकास है ना वो ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग हो रहा है, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो रहा है, ठीक है। जैसे उन्होंने पहले जो ग्रुप का नाम रखा उन्होंने क्या रख दिया, इनएक्टिव, यानी कि सक्रिय तक, ठीक है, सक्रियता। दूसरा उन्होंने बोला आइकॉनिक, दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक हम इसको बोलते हैं। और तीसरे ग्रुप का उन्होंने नाम रख दिया सिंबॉलिक, यानी कि सांकेतिक। आई है बात समझ में। उन्होंने क्या किया, 0 से 1.5 साल के बच्चे देखें, उन्होंने कहा कि भाई 0 से 1.5 साल के बच्चों को भाषा तो बोलने ही नहीं आती, बोलते तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर वो सीखते कैसे हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। कैसे है, एक्टिविटी के द्वारा, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा बच्चे सीखते हैं। अब वो क्या है, चीज़ों को पकड़ लेंगे, ठीक है, छूकर, उनको चीज़ों को छूकर, पकड़कर, ठीक है, गिराकर, मुंह में लेकर, ऐसे बच्चे सीखते हैं। यानी कि मेनली क्या है, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पर बच्चे सीखते हैं। आई है बात समझिए। और यहाँ पर भाषा बिल्कुल होती ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बोलूँ, जैसे मान लो आप ये बुक ले लो और आप 0 से 1.5 साल के बच्चे को देखना, वो इसको ऐसे नहीं कि उठा के पढ़ने लग जाएगा, वो सिर्फ इसके साथ खेल लेगा, इसको फिजिकली वो करेगा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, या तो इसको मुंह में ले लेगा, या गिरा देगा, या फिर पेजों को पलटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी से वो बच्चा सीख रहा है, ठीक है। हमें ये लग रहा है वो गिरा रहा है, नहीं, वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। क्लियर। अब दूसरी अवस्था पर हम आते हैं। दूसरी अवस्था हमारी है आइकॉनिक, जो 1.5 से 2 साल के सिर्फ 6 महीने की मानी गई है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, ठीक है। इसका हिंदी में नाम दृश्य प्रतिमा या मैं प्रतिबिंबात्मक इसको बोल सकती हूँ। 1.5 से 2 साल है। अब इसमें बच्चा कैसे सीखता है, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, ठीक है, उनके नीचे एएनआर है ना, तो वो क्या करते हैं, नीचे एएनआर को इतना नहीं पढ़ते, बल्कि उसकी पिक्चर को देख के, फोटो को देख के बता देते हैं ये अनार है, ये आम है, ठीक है। उसको चाहे वो पढ़ना लिखना आए या नहीं है, उसको सिंबल का नहीं पता, उसको चिन्ह का नहीं पता कि है ना, लेकिन वो क्या पिक्चर, जो चीज़ है ना, चित्र, उसको देखकर समझता है यहाँ पर बच्चा। तो
जो दूसरी जो अवस्था है आइकॉनिक अवस्था है, इसमें बच्चा कैसे सीखता है, इमेजेस के थ्रू सीखता है, पिक्चर के द्वारा सीखता है। आई है बात समझे। और यहाँ पर क्या है, लाइट और साउंड, जो प्रकाश और ध्वनि की प्रति यहाँ पर बच्चा क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, कहीं से आवाज़ आएगी तो बच्चे कैसे ऐसे भाग के यूं मुँह करेगा, ठीक है, कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है, या अगर बहुत तेज रोशनी आ रही तो वहाँ पर भागेगा। ठीक है, अभी आप 1.5-2 साल के बच्चे के आगे फ़ोन चला लो, ठीक है, 1.5 साल के बच्चे के वहाँ पर फ़ोन की अगर लाइट है ना, तो उस लाइट की तरफ भागेगा। उसको फ़ोन के बारे में क्या पता, अंदर क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या लाइट की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये बोलते हैं ना कि देखो इसको तो अभी फ़ोन का अभी से इतना ज्ञान है, फ़ोन वोन का उनको कुछ ज्ञान नहीं है, बल्कि वो क्या है, लाइट के प्रति क्या आकर्षित होते हैं बच्चे। आए हैं यहाँ तक बात समझ में। ज़्यादा साउंड हो, ज़्यादा लाइट हो, उसके प्रति बच्चे आकर्षित होते हैं। अच्छा, एक और बात है, ये वाली है ना, जो 1.5 से 2 साल की जो एज है ना, जो प्याजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था के गुण और प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज के गुण काफ़ी हद तक मिलते हैं। आई है बात समझे। जो प्याजे ने अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो गुण डाले थे ना, वो ब्रूनर ने अपने क्या आइकॉनिक स्टेज में डाले हैं। जिन बच्चों ने प्याजे की थ्योरी नहीं देखी है वो जाकर वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा सिंबॉलिक, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, सिंबल, यानी कि संकेत, इशारे एक तरीके से। अब यहाँ पर बच्चे की एज हो गई 2 से 7 साल का बच्चा, 2 से 7 साल का बच्चा, यानी कि बच्चा अब क्या है, थोड़ा बहुत प्ले स्कूल में जाने लग गया, नर्सरी केजी। 7 साल का बच्चा क्या है, फर्स्ट सेकंड में भी हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, पिक्चर ना देखकर अब क्या है, थोड़ा चीज़ों को समझने भी लग जाता है। जैसे अब बच्चे को अच्छे से समझ में आने लग जाता है कि ये जो सिंबल है ना, ये ए का है। ठीक है, अब वो ऐसे नहीं कि एप्पल को देख के, ऐसे एप्पल को देख के ये नहीं बोल रहा, बल्कि उसको सिंबल भी समझ में आने लग गए हैं, संकेतों के द्वारा भी पढ़ना शुरू कर देता है। अब बच्चा क्या है, बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है, गणना सीखने लग जाता है बच्चा, पता है ना, प्लस माइनस के छोटे मोटे सम बच्चा यहाँ पर सीखने लग जाता है। और संकेत तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है, संकेतों के थ्रू, चिन्हों के थ्रू बच्चा यहाँ पर क्या है, सीखना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चे का जो मेन जो थिंकिंग है ना, वो इसी एज से स्टार्ट होती है। आई है बात समझिए। तो क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो इसी पर बेस्ड था। ठीक है, अमेरिका के थे वो, उन्होंने अपनी क्या है 3 स्टेजेज में बच्चों को बांटा था, 3 अवस्थाओं में बच्चों को बांटा था। नाम रख दिया उन्होंने, इनएक्टिव, एक स्टेज का नाम इनएक्टिव, भाई उनकी मर्जी है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। दूसरी स्टेज का नाम आइकॉनिक और तीसरी स्टेज का नाम सिंबॉलिक। और जो नाम रखे जाते हैं ना, नामों में ही बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। ठीक है, इनएक्टिव सक्रिय बच्चा, यहाँ पर बच्चा क्या है, एक्टिव रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी करके बच्चा सीखेगा। ठीक है, आइकॉनिक एज में क्या है, बच्चा लाइट की तरफ आकर्षित होगा, साउंड की तरफ आकर्षित ज़्यादा होगा। ठीक है, बच्चा इमेजेस के थ्रू, चित्र देखकर सीखेगा, उसे चिन्हों वगैरह का कुछ ज्ञान नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो भाषा का बच्चे का विकास हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, गणना बच्चा शुरू कर देता है और संकेतों के द्वारा, इमेजेस के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखते हैं, स्पाइरल क्यूरिकुलम। ठीक है, स्पाइरल क्यूरिकुलम क्या है, देखो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे को स्पाइरल क्यूरिकुलम, इसमें आप देखना, आप कभी भी बुक अगर पढ़ोगे, मान लो आपने छोटी क्लासेज में भी देखा होगा, मान लो आप 3rd से 4th में गए, तो 4th में जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ होता है कि ये आप पहले पढ़ चुके हैं, या आपको ज्ञात होगा कि क्लास 3 में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसा आप कोई भी चैप्टर खोलोगे ना, आपको दिखेगा। तो ब्रूनर जी ने क्या कहा कि बच्चे को है ना, कोई भी चीज़ समझाओ ना, वो ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट कोई भी नया टॉपिक, नई चीज़ समझा दो, नहीं, उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके समझाओ। उसके पहले जो ज्ञान था, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज थी, उससे बच्चे को संबंधित करके सिखाओ। ठीक है, उसे रिलेट करके सिखाओ। तो जैसे मान लो आपको कोई नई चीज़ समझानी है, न्यू कंटेंट आपको समझाना है। ठीक है, आप क्या करोगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट, आप पहले उस चीज़ को जोड़ोगे कि बच्चों आपने वो चीज़ देखी है, वो चीज़ ऐसे। ठीक है, बच्चों के सामने क्वेश्चन पुट करोगे पहले, ठीक है, उससे रिलेटेड, जिसमें से बच्चों को जो चीज़ की पहले जानकारी है। अब बच्चे को जानकारी है तो इसलिए उसमें क्या होगा, ज़्यादा रुचि लेगा। फिर उस टॉपिक को क्या करो, धीरे धीरे अप लेवल पर जाना शुरू करो। नया कंटेंट पढ़ाना, आपको कैसे पढ़ाना है, पहले यहाँ पर होगी हमारी प्रीवियस नॉलेज से आपको पढ़ाना है।
फिर थोड़ा सा अप हो जाओ, फिर ऐसे प्रीवियस नॉलेज से जोड़ जोड़ कर आपको क्या है, ऊपर तक जाना है। पहले प्रीवियस नॉलेज, फिर थोड़ा सा सिंपल, उससे आगे, फिर थोड़ा सा और उसका लेवल बढ़ा दो, और लेवल बढ़ा दो, फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपको बच्चे को डिफ़िकल्ट लेवल पर लेकर जाना है। ऐसे नहीं कि बच्चे को डायरेक्ट कुछ भी बता दो, बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आई है बात समझ में? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पाइरल क्यूरिकुलम का क्या मतलब होता है, कि बच्चे को जब भी हम पढ़ाएं तो पूर्व ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाएं। ऐसे यूँ नहीं कि कुछ भी बिना बात के एकदम से डिफ़िकल्ट लेवल पर हम उसको बता दें, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। आई है बात समझ में? तो देखो धीरे धीरे टच इसको बिल्कुल नॉलेज के साथ अटैच कर करके उसको पढ़ाएंगे प्रीवियस नॉलेज के साथ, तो तब बच्चा जाकर क्या कर लेगा, उस चीज़ में मास्टरी कर लेगा। ठीक है, आपने देखा होगा एक क्लासेज क्यों बनाई हुई है, नर्सरी में ABCD, फिर उससे थोड़ा सा अप लेवल होता है, ठीक है, फिर उससे बच्चों को क्या उसके फोनिक्स सिखाए जाते हैं, ठीक है, साउंड से रिलेटेड सिखाए जाते हैं, फिर ऐसे धीरे करके थोड़ा सा लेवल फर्स्ट में बढ़ा दिया जाता है, फिर सेकंड में, थर्ड में, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप नर्सरी में गए और आपको दे दिया पूरा उसका ग्रेजुएशन लेवल का, ऐसे नहीं होता ना। तो पहले बच्चे को बिल्कुल आसपास के वातावरण से जोड़ेंगे, फिर उस नॉलेज को धीरे धीरे से अप कर करके बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो ब्रूनर के मैंने बता दिया, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो यही थे।